क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? हार्डकोर धर्म रक्षक व्यक्ति ही सत्ता पर आएगा, क्या बात? दूसरा नहीं आएगा। ये मैं पक्की बात बोल रहा हूँ। धर्म के नाम पर भी बहुत कुछ होगा। अगर युद्ध भी होगा तो उसमें धर्म और ज्ञान का बोलबाला रहेगा, चाहे वो इंटरनल भारत की बात हो चाहे विश्व की बात। मतलब प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होगा, अप्रत्यक्ष युद्ध होगा, ये भी कहना चाहते हैं। बिल्कुल हो सकता है। मतलब ये जो युद्ध जो अभी इश्यूज दिख रहे हैं, युद्ध के, चाहे गाजा का मामला हो, चाहे यूक्रेन का मामला हो, चाहे भारत पाकिस्तान का मामला हो, बिल्कुल कहीं कमी नहीं दिखती। कोई देश पीछे हटने वाला नहीं है, तो रौद्रता तो रहेगी। तो जो आपको तंग करता है वो नष्ट हो जाए तो हमें प्रसन्नता होती है। आने वाले समय में एक बहुत गजब का परिवर्तन हो रहा है जी। वो हो रहा है पाकिस्तान की कुंडली में सर्वनाश करेगा, उसका नुकसान करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। पाकिस्तान में कुछ अनहोनी आने वाले समय में होने वाली। भारत सबसे सुदृढ़ होगा चाहे पड़ोसी कोई ना हो। पर जो भारत के चाइना और यूएस से रिलेशन है वो किस तरह से देखते हैं आप? भारत न्यूट्रल नहीं है, इजी गोइंग नहीं दिख रहा, संघर्ष वाली स्थिति दिख रही है। यहाँ का ज्वेलरी मार्केट बड़ा प्रभावित हो रहा है यूएस की इस नीति से। तो आपको क्या लगता है कि उसमें कुछ सुधार आने का योग बनेगा 2026 के अंदर? आने वाले समय में जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में सोने चांदी पे सरकारें कंट्रोल करेंगी। उस वजह से उसकी शुरुआत हो चुकी है, उस वजह से भी रेट बढ़ रहा है। सोना सस्ता होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब जब कर्क राशि से बृहस्पति जो है वो जाता है तो सत्ता और प्रधानमंत्री चेंज कर देता है। तब जब मकर में बृहस्पति आता है बीजेपी की तहस नहस होता है। लास्ट मकर में बृहस्पति था, उस समय किसान आंदोलन चल रहा था। बृहस्पति मकर से कुंभ में आए और किसान आंदोलन समाप्त हो गया। 12 साल पहले जब बृहस्पति मकर में आया तब बीजेपी बहुत क्षीण हो गई थी। उमा भारती नाराज होकर इनसे छिटक गई। तो उस समय सबसे कमजोर स्थिति में बीजेपी थी। बृहस्पति जब भी उच्च का होता है तो बीजेपी को लाभ मिलता है। भाजपा में 75 वर्ष से बड़ा व्यक्ति अब कार्य नहीं करेगा, उसका रिटायरमेंट होगा। मोदी जी 75 वर्ष के हो चुके हैं। अगर बदलाव हुआ तो उस छवि से पावरफुल ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो उसमें योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। डिविनेशन टॉक्स के इस पॉडकास्ट में आज हम जानेंगे वर्ष 2026 भारत के लिए कैसा रहने वाला है। आर्थिक, सामाजिक या फिर विदेशी देशों के साथ भारत का संबंध कैसा रहेगा, राजनीति में क्या उठापटक होने वाली है, भाजपा, कांग्रेस या कोई भी पार्टी को किस तरह का कोई लाभ होगा या नुकसान होगा, कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से बाहर होगा। और एक अटकल और है, कई दिनों से सुन रहे हैं भाई मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री पद से जो है छोड़ करके भारत का कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा क्या? ये तमाम बातें आज जो है हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं आचार्य अनुपम जौली जी से। वो महान और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, पिछले काफी दशकों से इस फील्ड में जो है वो कार्य कर रहे हैं। उनके साथ आज हम जानेंगे 2026 का पूरा विस्तृत आकलन। पूरा वीडियो, पूरा जो है पॉडकास्ट आपको जरूर देखना, बीच में ना छोड़ के जाएं। नमस्कार सर। नमस्कार अनुपम जी, आप ज्योतिष के फील्ड में कई वर्षों से हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं कि आपने ज्योतिष के क्षेत्र में कैसे आए और कितना अच्छा आप अब तक कार्य कर चुके हैं। बड़ा गजब का किस्सा है। मैं स्कूल में था और स्कूल के अंदर मेरा एक जो 9th क्लास थी वो बिगड़ गई थी। मैं स्कूल चेंज हुआ, पढ़ाई नहीं कर पाया और एग्जाम देने के बाद मुझे यकीन नहीं था कि मैं पास होऊंगा जी। मैंने मेरे पिता से बात की तो उन्होंने कहा तेरी जिसने कुंडली बनाई है उसको दिखाते हैं। तो हम एक मंदिर में, यहीं पर ही जयपुर में एक मंदिर है, उस मंदिर में गए और उनके पुजारी थे वो जी। तो मेरे पिता ने कहा बहुत चिंतित है, ये पास होगा नहीं होगा, जरा बताएं। तो पुजारी ने कहा मैं तो देखता ही नहीं है कुंडली, मतलब आज मेरी आंखें काम नहीं करती। तो बहुत पहले छोड़ दिया मैंने। तो उन्होंने कहा, मतलब मैंने भी थोड़ा सा दरखास्त की, हाथ जोड़े उनके आगे। तो उन्होंने कहा जो टेवा है उसमें जो लिखा है वो पढ़कर सुना दो। तो संस्कृत में ओम श्री गणेशाय नमः और संवत ये, तिथि ये, वार ये, नक्षत्र ये, सारा मतलब पूरा संस्कृत में पढ़कर बताया, नक्षत्र और योगे करने। तो उसके बाद उन्होंने कहा ये निश्चित पास होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, इसकी डिवीजन फर्स्ट ना आके सेकंड आएगी। अब एग्जाम मैंने दिया, मुझे यकीन नहीं, पर जब एग्जाम रिजल्ट आया तो बिल्कुल सही आया जी। वो एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगा कि इन चमत्कारिक विद्याओं में मुझे जाना है।
जी। उसके बाद स्कूल टाइम से ही मैं, चाहे वो हिप्नोटिज्म हो, ज्योतिष हो, जो भी रहस्य विद्याएं जो अट्रैक्ट करती हो, जो जी। चमत्कार दिखा सकती हो, उन सब पर मेरा आना जाना शुरू हो गया। जी। फिर मेरे को जो मिलता मैं उससे मिलने जाता। तो ऐसे करते करते मुझे ईश्वर के पास से गुरु अच्छे मिले। जी। तो सुधाकर जी, आप जयपुर के ही हैं। बिल्कुल। और जयपुर में बड़े तांत्रिक विधि से जयपुर बसा है। बिल्कुल। इसमें राजाओं ने बड़े, मतलब जो भी देश के महान ज्योतिषी या तांत्रिक होते थे उनके इंपोर्ट कर लेते थे। बिल्कुल। आमेर के राजा थे। जी। जैसे जो अपने बंगाल के ब्राह्मण थे, वो काली देवी की पूजा के लिए बिल्कुल आए, क्योंकि यहाँ बलि भी चढ़ती थी, आपको पता होगा। तो ऐसी पौंड्रिक थे, गुजराती ब्राह्मण थे, पौंड्रिक उद्यान, पौंड्रिक हवेली, वो सारी व्यवस्था, बहुत सारी तंत्रोक्त व्यवस्था करते थे। तो ऐसे ही हमारे पहाड़ के ऊपर गढ़ गणेश का मंदिर है जी। और वो गढ़ गणेश का जो मंदिर है वो भी मतलब यहाँ का एक तरह से सुरक्षात्मक मंदिर है। जी। और जो राजा जी थे वो दूरबीन से उनके डेली दर्शन करते थे। बिल्कुल। और गोविंद देव जी के सीधा अपने महल से दर्शन करते थे। बिल्कुल। तो यहाँ पर गढ़ गणेश में गढ़ शब्द आ रहा है। गढ़ नॉर्मली मतलब किलों को बोला जाता था। किलों को तो एक तरह से तो जो गढ़ गणेश के महंत थे, उनके जो आज वर्तमान में महंत है प्रदीप जी, उनके नाना जी थे मेरे गुरु। जी। मतलब राजश्री मोहनदत्त रावल, वो राज ज्योतिषी थे। जी। बहुत विद्वान थे, तंत्र शास्त्र की बहुत ज्ञान था, ज्योतिष का बहुत ज्ञान था, वेस्टर्न और इंडियन एस्ट्रोलॉजी सब पे उनका अच्छा हाथ था। जी। तो वो मुझे प्रथम गुरु के रूप में मिले। उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के सिखाया। जी। बहुत उसके बाद समय निकलता चला गया। फिर मुझे लगा कि कुछ और विस्तार करना चाहिए। तो साउथ में एक पीवी के पुनेश्वर राव थे हैदराबाद में। वो उस समय तक संस्कृत कॉलेज में ज्योतिष डिग्री नहीं मिलती थी। जी। ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में मुरली मनोहर जोशी जी ने इसको संस्कृत में मतलब ज्योतिष की डिग्री शुरू की। उससे पहले तेलुगु यूनिवर्सिटी में एमए एस्ट्रोलॉजी होता था। और उसका जो सिलेबस था पीवी के पुनेश्वर राव ने बनाया था। वेरी गुड। तो पीवी के पुनेश्वर राव से मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी सीखी। और उस समय मैंने उनको जयपुर इनवाइट किया, 7 ज्योतिषी। तब कंप्यूटर का इतना जमाना था नहीं, डॉस बेस्ड जमाना था। तो हाथ से सारी मेहनत होती थी। तो उन्होंने यहाँ पर मेरे जयपुर में मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया। करीब 55 ज्योतिषियों ने जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे, उन्होंने मेरे उसमें एडमिशन लिया। सब कमा रहे थे, मतलब ऐसे ज्योतिषी, क्योंकि केपी उनके लिए नया नया था। बिल्कुल। और वहां पर गणित से फलित तक का हमने पूरा दिन उनसे पढ़ा। उनसे और भी कुछ नई चीज मिली, आपको बताता हूँ। काल होरा सिस्टम, जो अभी मैंने कभी इंप्लीमेंट भी नहीं किया, पर बहुत चमत्कारिक था। तो वो क्या करते थे, हमारे गुरुजी घड़ी देखते थे और उत्तर दे देते थे। जी। मैंने करते क्या हो, तब उन्होंने मुझे सिखाया। मुझे एक छोटी सी पुस्तिका भी दी उनकी लिखी हुई। उसमें जो हमारे 7 वार होते हैं, तो हर वार का एक प्लेनेट से जुड़ा हुआ है, जो हम कहते हैं कि 24 होराएं हैं। बिल्कुल। और जो सूर्योदय कालीन होरा होती है वो उसका वार होता है। तो 24 होराओं की भी सब होरा निकलती है। तो इस प्रकार से वो एक चार्ट बनता है। तो जिस समय पे आप बात कर रहे हो, तो अगर उस दिन का जो वार है, उस दिन की होरा क्या है और सब हो रहा क्या है, सब हो रहा है। तो इस सब हो रहा तक, क्योंकि हो रहा सब जानते हैं 24 हो रहे होते हैं, तो वो चार्ट सब हो रहा तक का चार्ट था। तो वार हो रहा सब हो रहा, इससे तुरंत उत्तर मिलता है, मतलब उसे मतलब काल हो रहा सिस्टम कहते हैं। क्या बात। तो ऐसे ऐसे कई चीजें मैंने मेरे गुरु से रमल और ऐसे चीजें सीखी। तो अच्छे गुरु मिले और मेरा ये यात्रा यहाँ से शुरू। तो भाई देखिए, आज आपने इनका नॉलेज तो, अनुपम जी का नॉलेज तो आपने देख ही लिया है। तो अब 2026 भारत के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, हर नए वर्ष पर हम आकलन करते हैं कि वो मेरे लिए या हमारे आसपास जो है हमारे देश के लिए कैसा रहने वाला है। 2025 बड़ा ही भयावह गया है। आपको पता है कि भारत में ऐसी कई घटनाएं घटी है। विदेश में भी जो है भारत के रिलेशंस जो है वो यूएस से काफी प्रभावित हुए हैं। और प्लस राजनीतिक रूप से भी जो है बड़ा उठापटक वाला ये साल रहा है। 2025 को हम सभी परिदृश्य में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक हालात पर। आपको पता है पिछले वर्ष 2025 में सोना चांदी अप्रत्याशित वृद्धि रही है। आर्थिक रूप से भारत की समृद्धि को आप 2025 में 2026 में किस रूप में देखते हैं? देखो, 2-3 बातें हैं। एक तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है जी। जो रिश्ते नाते दोस्तियां वर्ल्ड में सब कुछ बदल रही हैं। बिल्कुल। और उसमें अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जी। चंद्रमा की दशा थी पिछले 10 साल से भारत पे। भारत का वृषभ लग्न है, कर्क राशि है। जी। 15 अगस्त 1947 00 मतलब 14 की रात 15 की सुबह। और ये भी ज्योतिषी के द्वारा निकाला गया। सूर्य नारायण व्यास जी थे उस समय ज्योतिषी, उनसे सलाह ली गई और उन्होंने समय निकाला। एक दिन पहले जो पाकिस्तान आजाद हुआ वो बिना मुहूर्त के आजाद हुआ।
हुआ। जी। क्योंकि जो दस्तावेज थे उनको एक्सचेंज करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे वो एक दिन पहले कराची में उन्होंने दस्तावेज किए, तो कराची के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से मेष लग्न की कुंडली बनी पाकिस्तान जी, की, बिल्कुल। और अगले दिन मतलब भारत के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे आपकी वृषभ लग्न की कुंडली जी, बनी। जी, तो बिल्कुल। जहां पर वृषभ लग्न आया वहां स्थिरता आ गई, बिल्कुल। और जहां आपका मेष लग्न आया वहां चर लग्न हो गया। तो अस्थिरता। ये अस्थिरता हल्की सी, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वो अगर कुंडली के बाकी चीजें भी देखी जाती है, पर एक छोटा सा पॉइंट है कि लग्न में ही अंतर हो गया। जी, जी, बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि मजेदार बात ये देखें तो हमारे भारत में जो विष्णु जी के 9 अवतार हुए हैं, जी। तो उन अवतारों में अगर हम देखें कि मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, है ना, इस प्रकार नरसिंह अवतार, तो जो मतलब मानव रूप में अगर हम देखते हैं परशुराम जी को एक बार छोड़ दें, तो भगवान राम और भगवान कृष्ण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बिल्कुल है। और भगवान राम दिन के अभिजीत में उनका जन्म हुआ चैत्र शुक्ल नवमी पे। जी, तो बिल्कुल। भगवान कृष्ण का जो मतलब कृष्ण अष्टमी पे रात्रि अभिजीत में जन्म हुआ, बिल्कुल। और भगवान कृष्ण का भी वृषभ लग्न था, बिल्कुल सही। और भगवान कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा गया। बिल्कुल। मतलब राम जी को भी अंशावतार कहा। जी। तो जो भगवान कृष्ण जी की कुंडली वृषभ लग्न की मध्य रात्रि की है, वही भारत की कुंडली वृषभ लग्न की मध्य रात्रि की है। बिल्कुल। और आपको मजेदार बात ये होगी कि भारत के जो प्रधानमंत्रियों का जो ऑर्डर रहा, जी। उसमें कर्क लग्न की बहुत विशेषता रही। इंदिरा गांधी जी का कर्क लग्न था, बिल्कुल। भगवान राम का कर्क लग्न था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात है कि भारत में शायद जवाहरलाल नेहरू जी का भी कर्क लग्न था। नेहरू फैमिली में कर्क लग्न की मतलब कंटिन्यूटी है। जी। आप सोनिया गांधी जी का भी जो प्रचलित है वो कर्क लग्न है ना, पर वो सत्य है गलत है किसी को नहीं पता, पर प्रचलन में वही आ रहा आता है। बिल्कुल। तो अब अगर हम देखें तो जो मोदी जी का जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न और तुला लग्न, इसमें थोड़ा सा भेद है। कुछ लोग तुला मानते हैं, कुछ लोग वृश्चिक मानते हैं, मैं वृश्चिक मानता हूँ। मुझे उसमें पावर ज्यादा दिख रही है जो गणित के हिसाब से। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो वृश्चिक लग्न है भारत का समसप्तक है, मतलब वृषभ लग्न के सातवां मतलब आपका, और कर्क लग्न से देखे तो केंद्र का है, त्रिकोण का है, सॉरी, है ना, उसमें पंचम में आ जाएगा। जी। तो कुल मिलाकर बात है कि भारतीय राजनीति में भी कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न, ये सारी चीजें, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी शायद वृश्चिक लग्न था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। और शायद लाल कृष्ण अडवाणी जी का तुला लग्न था। जी। उनका आपका नवमेश चंद्रमा छठे में बैठा था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो वापस से पॉइंट पर आ जाते हैं। तो जो ये वर्ड ऑर्डर की बात हो रही थी, तो जो भारत की जो वृषभ लग्न की कुंडली है उसमें 10 साल से चंद्रमा की दशा चल रही थी। अभी मंगल की दशा आई है, और मंगल फॉरेन का लॉर्ड है, मतलब कहने का मतलब यह है कि द्वादशेश और सप्तमेश है, रिप्रेजेंट करता है इन दो हाउस, रिप्रेजेंट करता है। और जहां तक जो मंगल का सवाल है वो सेकंड हाउस में बैठा है भारत की कुंडली में। बिल्कुल। तो सेकंड हाउस फाइनेंस है आपका, धन है आपके, मतलब वैसे जनता का मेदिनी के अंदर चौथा स्थान होता है जी, और परिवार का सेकंड स्थान होता है हमारे जनरल ज्योतिष के अंदर। तो यहाँ पर धन संपदा भारत की, उसमें मंगल बैठा है, और विदेश का लॉर्ड है मंगल। और जैसी मंगल की दशा आई, ये सारा वर्ड ऑर्डर, वर्ड की बात नहीं कर रहा, भारत में तो बदल रहा है, बिल्कुल, है ना। जो ट्रम्प बहुत अच्छे मित्र होते थे, इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ। वहां 2 पार्टियां सबसे ज्यादा चलती है अमेरिका में, एक है रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स से भारत की बहुत ज्यादा कभी बनी नहीं, और जो रिपब्लिकन है उनसे भारत की बहुत ज्यादा बीजेपी के साथ खासकर मतलब कनेक्शन ज्यादा रहा। तो जो ट्रम्प है वो रिपब्लिकन पार्टी से है, बिल्कुल, और इनसे पिछले टेन्योर में बहुत मित्रता रही, रिलेशंस थे इंडिया। पर उसके बाद जब डेमोक्रेट्स आए, जो इससे पहले जो राष्ट्रपति थे, वो खुलकर नहीं, इनडायरेक्टली उन्होंने भारत को मतलब बहुत नुकसान दिया, चाहे बांग्लादेश के रूप में या कई मतलब नियुक्तियों से, पर खुल के कुछ नहीं बोला उन्होंने। और खुल के वो मित्री बने रहे, पर इंटरनल लेवल पे जिसको आप ओपनली नहीं देख सकते। अब जो ट्रम्प है, उन्होंने आते ही जो सबसे पहला गलत कार्य किया, जो हमें बुरा लगा, वो था हमारे प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर भेजना। तो एक तरह से उन्होंने पहले सिम्टम दे दिया कि मैं आपके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं रहूंगा। वो तो सब टैरिफ तो बाद में आया, बिल्कुल, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि, और ये मंगल की दशा में भारत में हमें शुरुआत हुई है इसकी। तो कुल मिलाकर बात है, वर्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है विश्व में भी और भारत में भी। भारत की कुंडली से तो मैंने अच्छे से बता दिया आपको। अगर हम वर्ड के बारे में बात करते हैं तो वो कहना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि जो मैदिनी ज्योतिष में कूर्म पृष्ठ है, उसमें जो भौगोलिक स्थितियां बता रखी है, किस राशि से कौन सी जगह बनती है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में उस पर रिसर्च करना
अभी बाकी जी। है ना। अगर मैं बात करूं तो एक पुस्तक थी व्यम रक्षा में आचार्य चतुर्सेन की रावण पर, बिल्कुल और उस रावण पे उनका पूरा रिसर्च वर्क था। बिल्कुल। तो उसमें जो पाताल लोक है वो अमेरिका से जोड़ रहे थे, और जो रावण के जो ससुर साहब थे मयासुर, मैं दानव, जिनके नाम से अब मैं मतम एक ग्रंथ है, वास्तु का ग्रंथ। तो जो आपका साउथ अमेरिका है जी। उसमें माया सभ्यता, बिल्कुल। माया कैलेंडर, उसको हम अपने मतलब रावण के ससुर साहब से, मंदरोदरी के पिता से जोड़ते हैं। हालांकि मयासुर का जिक्र महाभारत काल में भी आता है जी, और रामायण काल में भी आता है। बिल्कुल आता है। तो हो सकता है ये पदवी हो सकता है ये एक मतलब व्यक्तित्व हो, पर जो भी है वो आर्किटेक्ट है, विद्वान है, ज्ञानी है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उसको पाताल लोक बताया और अलग अलग न्यूजीलैंड को अलग जगह बताई, तो ये रिसर्च का विषय है जी। तो पर पूरे विश्व में एक परिवर्तन तो आ रहा है। अब आपने कहा 25 में बड़ी आपदाएं देखी और 26 में क्या होगा, तो 25 में भी आपको बड़ी मजेदार बताता हूँ, कर्क लग्न है भारत का, तो अपन भारत पे ज्यादा मेरा फोकस ज्यादा है। तो मैं चीजों को ना नापता रहता हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब कर्क राशि, तीसरा घर पड़ोसियों का होता है जी। तो तीसरा घर पड़ोसियों का होता है, तीसरा घर पराक्रम का होता है, और भारत की कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह ही तीसरे घर में है। और हमारी जिस घर में ग्रह ज्यादा होते हैं उस घर से संबंधित एक्टिविटीज भी ज्यादा होती है, चिंताएं भी ज्यादा होती हैं। तो भारत की चिंताएं इर्द गिर्द के देश ज्यादा है, दूर के देश कम है। ठीक है, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, है ना, नेपाल में भी गड़बड़ी हो गई है। बिल्कुल, मैं तो इस गड़बड़ से करीब 15 दिन पहले नेपाल में था। अच्छा। तो वहां भी एक मतलब मेरा लेक्चर था वास्तु पर। तो वापस मुद्दे पर आते हैं। तो जो तीसरा घर है, जब उसमें से राहु गुजर रहा था जी, कर्क राशि से, तब एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, वो निकल गया। तो उसके बाद जब नीच का मंगल गुजर रहा था तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी। तो आप ये देखो कि तीसरे घर से का गोचर को बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हालांकि नीच का मंगल निकला या राहु निकला, राहु 18 साल में निकलेगा ही निकलेगा जी। नीच का मंगल भी, अगर मंगल को हम प्रत्येक राशि में 45 दिन मानते भी हैं, तो एक गणित के बाद वो वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो यहाँ पर वो वहां पहुंचेगा, पर दूसरे ग्रह तो वहां अलग अलग स्थितियों में है ना। तो इस बार जो मुझे ऐसा लगता है कि एक नीच का मंगल जब चौथी राशि से गुजर रहा था, जो भारत की भी राशि है, तब ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ हुआ, मतलब पड़ोसी की तबाही हुई जी। और उसके बाद वो मंगल सिंह राशि में आ गया, और सिंह राशि में केतु के साथ आ गया जी। और अग्नि तत्व की राशि हमारी सिंह राशि है, मंगल भी अग्नि तत्व है और केतु भी अग्नि तत्व है, विस्फोट का कारक है जी। और कहीं ना कहीं ऑपरेशन, एक्सीडेंट्स, अचानक से घटना, क्योंकि हेडलेस है वो, अगर आप आंख बंद करके कहीं घर से बाहर निकलोगे तो एक्सीडेंट होगा जी। तो मतलब केतु के पास हेड नहीं है, तो इसलिए उसको हम एक्सीडेंटल मानते हैं, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब ये तीनों मतलब मंगल केतु सिंह राशि में थे, तो अहमदाबाद की जो हवाई दुर्घटना जो बहुत बड़ा त्रासदी थी भारत में हुई। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह कि जो सारा का सारा आसमान में ग्रहों का गोचर और दशाओं के अनुसार ही सब कुछ बदलता है। अब आ जाते हैं 26 पे, ये तो हो गई 25 की बात है, मतलब उसका पीछे कोई कारण था। 26 को हम ना किस तरीके से देखें, तो उसमें कुछ कई पैरामीटर्स है। तो हमारे यहाँ पर एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है, पंचांग। पंचांग के अंदर जो हमारा संवत्सर चलता है, हमारे मतलब वो आसमानी गणित से चलता है। बिल्कुल। कहने का मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नया साल शुरू होता है, और विक्रम संवत वहां बदलता है। विक्रमादित्य बहुत विद्वान थे, उनके वराहमिहिर ज्योतिषी उनके नवरत्नों में थे, और शक संवत और विक्रम संवत मतलब शाकों का भी राज्य रहा, उनकी भी गणित बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। मतलब हमारा जो पंचांग की गणित शाकों से ली, शक संवत और ये चीजें, तो उसका जो सिस्टम चलता है हमारे मतलब पंचांग का, तो जो पहला दिन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो जो पिछला 2025 का जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आई थी, तो उसमें ग्रहों की स्थिति बड़ी अजीब थी जी, है ना। उसमें मेरे का ऐसा ध्यान है कि ज्यादातर ग्रह एक राशि में थे और सब मतलब ग्रह एक राशि में, बिल्कुल इसी प्रकार से था। तो वो तबाही ज्योतिषियों ने तभी कर दी थी कि ये साल बड़ा खतरनाक जाने वाला है, उठा भटक वाला था। बिल्कुल, और गया भी है। बिल्कुल। आर्थिक रूप से देख लो, दुर्घटनाएं देख लो, भारत में बड़ी खतरनाक दुर्घटनाएं हुई है। तो ये बात बिल्कुल सही कही आपने। और दूसरी बात यह है कि जो संवत्सर का नाम होता है वो भी बड़ा काम करता है। बिल्कुल, है ना। तो जैसे प्रमादी के अंदर हम सब लॉकडाउन में थे जी, फिर राक्षस के अंदर बहुत मृत्यु हुई जी, फिर उसके बाद आनंदी आया तो सबको आनंद आ गया, आनंद हुआ। तो अब जो नेक्स्ट संवत्सर का नाम है रौद्र।
रौद्र मतलब तो खतरनाक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें उत्तर छिपा होता है। संवत्सर के नाम में भी छिपा होता है। तो वर्ड ऑर्डर में जो विश्व का जो ऑर्डर है उसमें रौद्रता आ रही है जी, ये बात पक्की है। तो मतलब हालांकि युद्ध होते रहेंगे अभी। थोड़ा बहुत उसके अंदर मतलब गर्मा गर्मी बनी रहेगी। हर देश अपना रौद्र रूप थोड़ा बहुत दिखाएगा जी, पर गुरुवार को हमारा नव संवत्सर शुरू हो रहा है। ये तो अच्छी बात वो है। बहुत अच्छा है। तो इसलिए हर चीज एक पॉइंट पे नहीं होती, जी। उसका एक मिक्स रोल होता है। तो आने वाला साल मुझे लगता है ज्ञान के अंदर बिल्कुल। बहुत मतलब तरक्की करेगा। जैसे एआई जो आप देखो तेजी से आ रहा है, जी बिल्कुल। परंतु धर्म के नाम पर भी बहुत कुछ होगा। ओके, तो क्योंकि बृहस्पति को हम धर्म से जोड़ते हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि जैसे आज भारत में एक सनातन का डंका बोल रहा है। एक समय के बाद ऐसा लगता है कि सनातन के बारे में लोग तिलक लगाकर निकलते हैं तो एक प्राउड समझते हैं, प्राउड है ना। समझते हैं, पर कई साल पहले ऐसा कोई प्राउड दिखता नहीं था। जी। तो बृहस्पति जो है, जो गुरुवार से नव संवत्सर शुरू हो रहा है हमारा, शायद 19 मार्च के आसपास है, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं ध्यान। तो वो उस दिन बृहस्पतिवार है। तो वो मतलब हमारे पंचांग के हिसाब से वो राजा है उस साल का। जिस बार को हमारा साल शुरू होता है वो राजा मतलब होता है। जो अगला विक्रम नव संवत है उसका राजा गुरु, तो सब अच्छा होगा। हाँ, तो वहां पर ज्ञान का बोलबाला होगा। जी। दूसरा, अगर युद्ध भी होगा तो उसमें धर्म और ज्ञान का बोलबाला रहेगा, जी, जी। चाहे वो इंटरनल भारत की बात हो चाहे विश्व की बात मतलब प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होगा, अप्रत्यक्ष युद्ध होगा, ये भी कहना चाहते हैं। बिल्कुल हो सकता है। जी। परंतु कोई मतलब अपने गुस्से में पीछे हटने वाला नहीं है। जी। जैसे आज इन्होंने पुतिन का पूरा गुस्सा चल रहा है उस पर, है ना, यूक्रेन पर। जी। इधर गाजा पट्टी में जो उन्होंने किया तो वहां पर मतलब आपस इजराइल का पूरा गुस्सा चला। जी, बिल्कुल। तो ये तो पास्ट की बातें हैं, जी। पर आने वाले समय में उसे कमी नजर नहीं आ रही। कोई देश पीछे हटने वाला नहीं है, तो रौद्रता तो रहेगी। मतलब ये जो युद्ध, जो अभी इश्यूज दिख रहे हैं, हाँ। युद्ध के, चाहे गाजा का मामला हो, चाहे यूक्रेन का मामला हो, चाहे भारत पाकिस्तान का मामला हाँ, हो, इसमें कहीं कमी नहीं दिखती। कमी नहीं, रौद्रता आएगी। परंतु मुझे एक चीज बहुत अच्छी मेरे को दिख रही है, जो एक प्रसन्न करने वाली हो सकती है। क्योंकि प्रसन्न क्या कौन कर सकता है? जो आपको तंग करता है वो नष्ट हो जाए तो हमें प्रसन्नता होती है। बिल्कुल। तो जो मतलब आपके पॉडकास्ट में आने से पहले मुझे कुंडली तो बनाई थी, पर ढंग से देख नहीं पाया था, तो वो मैं डेट नहीं बोल पाऊंगा। जो आने वाले समय में एक बहुत गजब का परिवर्तन हो रहा है जी। वो हो रहा है पाकिस्तान की कुंडली में। पाकिस्तान की कुंडली मेष लग्न की कुंडली है, शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र में अंतिम पायदान पर है शुक्र, केतु है, मतलब केतु आ रहा है, तो और केतु अष्टम में बैठा है। ओहो। पाकिस्तान की कुंडली में अष्टम में बैठा है। तो जब मैंने पेज खोला तो मेरी बाँचें खिल गई। अच्छा अच्छा, बड़ा खतरनाक। पर वो डेट मैं एग्जैक्ट अभी पॉडकास्ट पे नहीं बता पाऊंगा, और अगर आप चाहो तो चला सकते हो, नीचे एक पट्टी के रूप में उस डेट को दिखा सकते हो। तो उस डेट से पाकिस्तान की शुक्र की अंतिम दशा, शुक्र में केतु आ रहा है, और वो उसका शुक्र की दशा समाप्त हो जाएगी, उसका सूर्य आ जाएगा। पर ये शुक्र में केतु उसमें कुछ ना कुछ विघटन ला सकता है, सर्वनाश करेगा, उसका नुकसान करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आगे फिर हरी इच्छा। तो ज्योतिष के हिसाब से मेरा पूर्ण विश्वास है कि पाकिस्तान में कुछ अनहोनी आने वाले समय में होने वाली है। तो देखिए, भारत के आपने पड़ोसी देशों की स्थिति से बताया कि भारत सबसे सुदृढ़ होगा चाहे पड़ोसी कोई ना हो, ये बात समझ में आती है। पर जो भारत के चाइना और यूएस से रिलेशन है वो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसमें कशमकश तो रहेगी। मंगल हरदम संघर्ष का प्रतीक होता है। मंगल एक सोफिस्टिकेटेड प्लेनेट नहीं है। हमारे जैसे हम कहते हैं सौम्य ग्रह और पापी ग्रह जी। तो पापी ग्रह कभी भी मतलब प्रेम वाली भाषा नहीं बोलते। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो मंगल है तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% चाइना से स्मूथ हो जाएगा, 100% स्मूथ हो जाएगा, नहीं। भारत को भी अपना जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मंगल का प्रभाव बताता हूँ जी। अभी पुतिन भारत आए थे जी, तो उसमें भारत की एक लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज भारत के वाणी भाव भी है, वो सेकंड हाउस जिसमें मंगल बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और उसमें मुखर होकर बोलना, तो उसमें एक बात थी कि भारत न्यूट्रल नहीं है। ये शब्द अभी आया कुछ दिन पहले जी, है ना। भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत अपनी मतलब खुद की जरूरतों को समझता है। तो इसका मतलब ये है कि वो उसे भी पता है कि उसका भला किसमें है। इसको मुखर होकर कहना भी एक इम्पोर्टेंट बात है। शायद ये पहली बार मुखर होकर बोला है निश्चित रूप से। तो मुझे लगता है कि इस मंगल दशा के अंदर इजी गोइंग नहीं दिख रहा, संघर्ष वाली स्थिति दिख रही है। ये यूएस ने बहुत टैरिफ लगाए इंडिया पे, इसके कारण यहाँ के बहुत सारे बिजनेस भी प्रभावित हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2026 में यूएस उन टैरिफ को कम कर देगा, हटा देगा, और जो हमारे बिजनेस में कहीं इशू है, जैसे जयपुर की बात कर लूं, यहाँ का ज्वेलरी मार्केट बड़ा प्रभावित हो रहा है यूएस की इस नीति से, तो आपको क्या लगता है कि उसमें कुछ सुधार आने का योग बनेगा 2026 के अंदर? एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हमें जीवन में बहुतायत मतलब हर चीज
बड़े रूप में कब मिलती है? इजी रूप में, जी जब उससे संबंधित ग्रह अच्छी अवस्था में हो, जी उच्च अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में हो। जब वो ग्रह पीड़ित अवस्था में होता है तो उन चीजों पे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो आने वाले समय में एक बड़ा चेंज होने वाला है। बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में जाने वाला है और ये करीब 1 या 2 जून को 2 जून को बृहस्पति चेंज होंगे और अपनी उच्चता पे जाएंगे। जी। और उसके बाद वो सिंह राशि में भी अगर जाएंगे तो वो भी एक तरह से सूर्य की राशि है। हालांकि सिंह राशि में आपके पॉडकास्ट से थोड़ा अलग हटके बता रहा हूँ। जिस समय से मैंने ज्योतिष शुरू किया तो हर साल एक मलमास की बात होती है। जी तो जब बृहस्पति की राशि से सूर्य गुजरता है तो मलमास बोलते हैं। बिल्कुल। और पर जब सिंह राशि से बृहस्पति गुजरता है तो हर 12 साल में एक आती है कि शादियां नहीं होगी पर होती है। मैं आपके माध्यम से बता दूं। जी जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और सिंगस कुंभ लगता है। बिल्कुल सिंगस कुंभ लगता है और मेरे ख्याल से उज्जैन में लगता है, जी बिल्कुल, जहां तक मुझे ध्यान है। बिल्कुल। तो एनीवे वो इसमें नहीं लगेगा क्योंकि वो पूर्ण रूप से सिंह में नहीं जा रहा, वो एक टेम्परेरी सिंह में जा रहा है, वापस आएगा। जब पूर्ण रूप से सिंह में जाएगा तब वो व्यवस्थाएं बनेंगी। तो ये जो मतलब अगर हम सोने की गोल्ड की बात करें तो उच्च के बृहस्पति में और सिंह के बृहस्पति के अंदर सूर्य मतलब सोना सस्ता होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। परंतु जो आपको इस समय सोना और चांदी महंगा होता दिख रहा है उसका एक बड़ा कारण है। मतलब ज्योतिष और प्रैक्टिकल बातों दोनों को अगर हम जोड़ें तो वो बड़ा कारण ये है कि आज जो करेंसी है, जो जिसके लिए इस जो ट्रम्प को दिक्कत है कि कहीं ये ब्रिक्स देश हम मेरी करेंसी को ना बिगाड़ दें, मतलब डॉलर का वैल्यू ना खत्म कर दें। दूसरा करेंसी आज पूरा विश्व में डॉलर के थ्रू सारा कुछ होता है। बिल्कुल। तो उसी घटना के बाद से पूरे विश्व में एक चीज आ गई कि सोना चांदी सुरक्षित कर लो जी, और उसको आप, वो ही आपकी असली धरोहर है जी। तो जो कंट्रीज भी हैं वो भी इस पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं जी आने वाले में। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है धन भाव में, अगर मैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य बोल रहा हूँ कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में तो क्या बोलूं, तो मंगल बैठा है और वो पुराने समय में राजाओं का जो धन होता था वो सोना चांदी हीरे जवाहरात ही होते थे। जी बिल्कुल। हमारे नोट तो नहीं होते थे। तो कुल मिलाकर बात है कि जो सेकंड हाउस है उसमें मंगल की दशा है। तो आने वाले समय में जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में सोने चांदी पे सरकारें कंट्रोल करेंगी। उस वजह से उसकी शुरुआत हो चुकी है, उस वजह से भी रेट बढ़ रहा है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि उच्च के बृहस्पति में और सिंह के बृहस्पति में थोड़ी राहत मिलेगी, कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर में भी हल्का सा फिर बदलाव आएगा। तो मतलब टैरिफ आपको लगता है कि यूएस की तरफ से कुछ जो है भारत को रियायत दी जाए, कुछ बिजनेस आगे जाके बढ़ेगा 2026 के उत्तरार्ध में, आपका ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए निश्चित रूप से। चलिए अब चलते हैं राजनीति की तरफ। हाँ जी। भारत की राजनीति जो है इस समय वैसे तो वन वे चल रही है क्योंकि बीजेपी जो है वो नेशनल हाईवे पे जैसे गाड़ी दौड़ती है वैसे उसकी जो है अभी उन्होंने बिहार का चुनाव जीता। लेकिन एक बात बताइए, 75 वर्ष का रिटायरमेंट वाला जो बात है, आज से कई साल पहले जो है वो मोदी सरकार में ही ये प्रचलन में आया था कि भाजपा में 75 वर्ष से बड़ा व्यक्ति अब कार्य नहीं करेगा, उसका रिटायरमेंट होगा। मोदी जी 75 वर्ष के हो चुके हैं और एक महत्वपूर्ण बात घटने जा रही है। भारत की राशि जो कर्क है उसी से अब बृहस्पति जो है वो ट्रांजिट करने वाला है। 2 जून को आएगा, 31 अक्टूबर तक रहेगा, फिर जनवरी में आएगा और अगले साल 26 जून तक रहेगा। कहते हैं, मैं नहीं कहता, आंकड़े कहते हैं कि जब जब कर्क राशि से बृहस्पति जो है वो जाता है, 66 में गया हो, 78 में गया हो, अभी रिसेंटली 12 साल पहले जब भी गया था, उससे पहले वाजपेयी सरकार में 2003 में गया, उसके बाद जब वो बृहस्पति उस वहां से गुजर जाता है तो सत्ता और प्रधानमंत्री चेंज कर देता है। चलो चुनाव तो 29 में है, तो सरकार मतलब बीजेपी की सत्ता रहेगी तय है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में रहेंगे या न रहेंगे, क्या गुरु उन्हें परिवर्तित कर सकता है? बताता हूँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है और मैं आपका उत्तर दूं उससे पहले एक ऐसा फैक्ट देने जा रहा हूं जो ज्योतिष जगत में जो ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी दिमाग घुमाने वाला होगा। बिल्कुल। देखिए, शनि की सरस्वती से सब लोग डरते हैं। जी बिल्कुल। हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने दो कार्यकाल पूरे किए शनि की सरस्वती में। मनमोहन सिंह जी सरस्वती में प्रथम कार्यकाल हुआ, सरस्वती के अंदर ही दूसरा कार्यकाल हुआ। नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए मई 2014 में, बिल्कुल, उस समय बृहस्पति मिथुन में था, कर्क में नहीं था, उसको मैं बाद में समझाऊंगा। और उस समय जो शनि था वो तुला राशि में था, मतलब उनका सरस्वती आरंभ वाले उसमें था। जी बिल्कुल। तो वो प्रधानमंत्री बने शनि की सरस्वती के फर्स्ट
उसमें। बिल्कुल। उसके बाद शनि जो था वो शायद उनके सेकंड हाउस, मतलब सेकंड, उनका राशि और लग्न सेम है, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, तो सेकंड हाउस में था, तो वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। जी। और आप मजेदार बात सुनो, ये जब कुंभ का शनि था तो तीसरी बार प्रधानमंत्री जब ढैया चल रही थी, जी, बिल्कुल। मतलब 2 सरस्वती और 1 ढैया, जिससे पूरे लोग डरते हैं, घबराते हैं। जी। और ऐसा भी माना जाता है क्योंकि 30 साल में सरस्वती लगती है, बिल्कुल। और 30 मतलब 30 तो तीसरी सरस्वती को तो पूर्ण कल्याणकारी कहते हैं कि इंसान ईश्वर के पास जाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। मतलब एक जनरल, एक पंडित परिवारों में ऐसी बातें चलती हैं। जी। तो सबसे पहले तो बताऊं कि सरस्वती का कॉन्सेप्ट में हमारे 2 प्रधानमंत्री बिल्कुल कंटिन्यूटी के अंदर, बिल्कुल चल रहे हैं। मनमोहन सिंह जी सरस्वती के अंदर 2 बार प्रधानमंत्री बने, हमारे नरेंद्र मोदी जी 2 बार सरस्वती में बने, और तीसरी बार ढैया के अंदर, ढैया में। कुंभ की ढैया के अंदर बने। जी। तो ये भी एक चमत्कारिक बात है। जी। अब आते हैं बृहस्पति के कर्क से। हालांकि पिछले डेटा मुझे नहीं पता, पर मैं भी जब 2014 में मिथुन में बृहस्पति था, जी। कर्क में नहीं था, और मिथुन के अंदर उच्चागामी था, जी। मतलब उच्च की तरफ जाता हुआ बृहस्पति। तो मेरा एक अपना आकलन है बीजेपी के बारे में। जी। बीजेपी की जो पहले जनसंघ था, बाद में बीजेपी बनी, जी। और जिस दिन रजिस्टर्ड हुई ये पार्टी, तो वो मिथुन लग्न की कुंडली है बीजेपी की, बिल्कुल। और उसमें बृहस्पति का रोल बहुत ज्यादा है। जी। और मेरा अपना निजी आकलन बताता हूँ, 12-12 साल में बृहस्पति कर्क का होगा, बिल्कुल पूरा अपना, और 12 साल में ही बृहस्पति मकर का होगा। जी बिल्कुल। और जब जब मकर में बृहस्पति आता है, बीजेपी की तहस-नहस होता है। कैसे होती है बताता हूँ। अभी जो लास्ट मकर में बृहस्पति था, उस समय किसान आंदोलन चल रहा था। जी। और बड़ी मजेदार बात यह है कि वो पूरा टेन्योर जो बृहस्पति का था, किसान आंदोलन का, वो पूरा 1 साल चला, और मकर में बृहस्पति था। बृहस्पति मकर से कुंभ में आए और किसान आंदोलन समाप्त हो गया। तो एक बड़ी बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि उससे पहले 12 साल पहले जब बृहस्पति मकर में आया, तब बीजेपी बहुत क्षीण हो गई थी। उमा भारती नाराज होकर बहुत बुरी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इनसे छिटक गई थी, अलग हो गई थी, बाद में वापस आई हैं। तो उस समय सबसे कमजोर स्थिति में बीजेपी थी। तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो बीजेपी का अपना वजूद भी बहुत मतलब कमजोर स्थिति में उस समय था। तो उस समय कई लोग उनसे अलग हो गए थे, जिसमें उमा भारती भी एक है। जी। तो ये बात एक समझ लीजिए, तय बात है कि जब जब बृहस्पति नीच का होगा, बृहस्पति को मकर में आएगा, बृहस्पति को कष्ट होगा, जिसके 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए। पहला आपको किसान आंदोलन, और उससे पहले जो इनके मतलब पार्टी में कमजोरी आई। अब जब उच्च होता है, क्योंकि बृहस्पति मैंने कहा धर्म का ग्रह है, तो धर्म की चीजों को वो उत्थान करता है। और हमारे ग्रहों में भी हमने ना, जो हमारे 4 वर्ण है, तो बृहस्पति और शुक्र को ब्राह्मण माना है, ठीक है ना, मंगल को क्षत्रिय, सूर्य को क्षत्रिय, इस प्रकार से। तो जैसे राहु और केतु और शनि को हमने मलेच्छ कहा है, तो इस मतलब विदेशी, तो इस प्रकार से सारा एक क्लासिफिकेशन हमारे ऋषियों ने, पाराशर मुनि ने दिया है। तो बृहस्पति जब भी उच्च का होता है, तो बीजेपी को लाभ मिलता है, निश्चित रूप से। अभी आपके प्रश्न के उत्तर में अब आऊंगा, है ना। तो एक तो लाभ मिलता है, पहली बात। अच्छा, बीजेपी हारती कब है? इस बार बिहार में चमत्कार हुआ। पिछली बार जब बीजेपी कब हारी थी, मतलब कैसे हारी थी? बीजेपी में नरेंद्र मोदी पूरी ताकत से आए थे जब मिथुन का बृहस्पति था। जब कर्क में बृहस्पति गया और जब वक्री हुआ, तब दिल्ली में केजरीवाल आए थे। जी। और जब वो वक्री था, उच्च का वक्री नीच के रिजल्ट देता है। जी। परंतु जो इस बार बिहार में जीते हैं, उसका पूरा कैंपेनिंग उच्च के बृहस्पति में हुआ, रिजल्ट वक्री बृहस्पति में आया। परंतु उस समय बीजेपी कुंडली में 10वें घर में शनि और दूसरे घर में बृहस्पति था, मतलब मिथुन लग्न के अंदर। तो वो जो ये जो कॉम्बिनेशन था, ये बृहस्पति को, मतलब बीजेपी को बिहार के अंदर एक अच्छी पोजीशन पे ले गया। अदरवाइज उच्च का बृहस्पति अगर वक्री होता है, तब भी स्थिति बीजेपी की खराब होती है। तो आपका कहने का मतलब ये है, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि बीजेपी तो ये पूरा 2029 तक तो अपना कार्यकाल करेगी, हालांकि उनको क्लियर मेजोरिटी अभी चुनाव में नहीं मिली थी 2024 के, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? हाँ, इसमें आ रहा हूँ। अगर कर्क के बृहस्पति को अपन विशेष ध्यान दें, तो मैंने कहा कि धर्म, तो धर्म के रूप में अगर हम बीजेपी में देखते हैं, तो एक तो योगी आदित्यनाथ को बड़े मतलब हम आदर से देख रहे हैं। जी। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी की भी हर एक्टिविटीज, चाहे वो आपके वाराणसी के मंदिर की हो या अभी राम मंदिर की स्थापना की हो, तो वो भी एक तरह से हिंदू धर्म के एक टैगलाइन के रूप में हम उनको देखते हैं। जी। तो ये तो पक्की बात है कि अगर उच्च के बृहस्पति में कोई बदलेगा भी, अगर आपके बात को मैं मान भी लूं, आपकी गणित को अगर मैं मान भी लूं, तो बदलेगा भी तो वो ऐसा ही
हार्ड कोर धर्म रक्षक व्यक्ति ही सत्ता पर आएगा, क्या बात, दूसरा नहीं आएगा। ये मैं पक्की बात बोल रहा हूँ और पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। पर क्योंकि नरेंद्र मोदी में भी ऐसी आस्था लोगों में है जी। तो उनकी भावुकता देखकर, अभी जैसे राम मंदिर में जब अभी झंडा चढ़ाया गया तो उस समय वो उनके हाथ कांप रहे हैं, तो वो चाहे किसी भी तरीके से जनता उससे प्रभावित हो रही है। उनके दार में उन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य को बद्रीनाथ में उनकी मूर्ति स्थापित की। इस प्रकार के उनके निरंतर कार्य चलते रहते हैं। तो उस सबको देखकर कहीं ना कहीं उनकी भी छवि उसकी है। तो अगर बदलाव हुआ तो उस छवि से पावरफुल ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो उसमें योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। भारत का अगला नरेंद्र मोदी जी कौन होंगे बातों ही बातों में बता दिया है हमें कि कौन हो सकता है। इसमें एक थोड़ा सा है कि उस समय क्या होगा मैं भी नहीं जानता। उसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी पत्नी ने मुझसे प्रश्न किए थे बीजेपी के राजस्थान के इलेक्शन में जी, क्या बीजेपी आएगी? मैंने रमन से उत्तर दिया बिल्कुल आएगी जी। तो उन्होंने कहा वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेगी, उस उत्तर आया ना। तो अब उनका वसुंधरा राजे का उत्तर आया ना और बीजेपी आएगी, तो ये सब कुछ मैश हो गया। हमारे जहन में, हमारे प्रश्नों में भजनलाल थे ही नहीं जी, बिल्कुल सीधी सी बात है। तब तो उनका देखते और करते, तो उस समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा रमल सही जा रहा है गलत जा रहा है। वो तो वक्त ने आके उसको प्रूफ कर दिया जी जी बिल्कुल। तो जब 2028 में उस समय कौन सी छवि होगी, किसकी कुंडली स्ट्रांग होगी, उस समय उनकी दशा क्या होगी, इन सब चीजों पे प्रभाव पड़ता है। पर योगी आदित्यनाथ जहां तक अब जो मेरी गणित है उसमें बिल्कुल परफेक्ट फिट होते हैं। पर आगे का नहीं पता, क्योंकि उस समय कौन सी कुंडली, एक जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। क्या हमने कभी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनेंगे उस समय की जो स्थिति थी हमारी, हमने सोचा था? राजस्थान में क्या भजनलाल का हमने सोचा था? तो इसलिए ज्योतिष तो परफेक्ट साइंस है, पर हमारे पास वो डेटा भी होने चाहिए जिस पर हम अपना विचार विमर्श कर सकें। पर आज के विचार विमर्श के अंदर बिल्कुल आदित्यनाथ परफेक्ट लगते हैं। अब थोड़ा भारत के सोशल स्ट्रक्चर पर भी बात करते हैं। भारत में आपने देखा होगा कि अभी एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद और सोशल मीडिया के हावी होने के बाद में एक क्रांति सी आ गई है। तो आप भारत की जो सामाजिक रचना है उसको किस रूप में देखते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी एआई की वजह से जो है काफी जॉब्स युवाओं के जा रहे हैं, इसकी वजह से आप गौर करिए कि क्राइम्स भी काफी बढ़ रहे हैं, प्लस बड़ी सामाजिक व्यवस्था जो है चरमरा रही है। अभी ये 2026 में जैसे बृहस्पति आपने कहा मिथुन में भी रहेगा, कर्क में भी रहेगा, सिंह में भी रहेगा, लेकिन शनि मीन में ही है और राहु जो है वो कुंभ में ही है, केतु सिंह में। तो ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं हमारे इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव डालने वाली है? देखिए सच बात तो यह है कि मैं इसमें 100% मतलब अच्छा नहीं देख रहा और 100% बुरा भी नहीं देख रहा। एक संघर्ष की स्थिति के साथ भारत आगे बढ़ता दिख रहा है, जो हमारी कुंडली भी कह रही है और एक डेटा भी कह रहे हैं जी। तो जहां तक अगर आप कहो कि ये क्राइम समाप्त हो जाएगा, असंभव है जी। मतलब उसमें नहीं लग रहा, जो मंगल की दशा में तो नहीं लग रहा। मतलब क्राइम बढ़ेंगे और उसके फिर अल्टरनेट्स भी बढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर मैं छोटा सा एक बात बताता हूँ। मेरा एक एफएम पे प्रोग्राम जाता है, तो जब मुंबई के अंदर एक होटल में वारदात हुई थी तो मुझसे मेरी आरजे ने पूछा था। तो उस समय मैंने मंगल को ग्रह को लिया कि मैंने कहा मंगल पुलिस भी है, मिलिट्री भी है और मंगल उग्रवाद भी है, या वो एक ताकत है जो इस तरह का भी काम कर सकती है। तो अभी भारत की दशा मंगल की है। मंगल पुलिस भी है, मंगल मिलिट्री भी है और मंगल वो, क्योंकि मंगल में एनर्जी है तो मंगल उत्पाती भी है। बिल्कुल है ना। तो उत्पाती और मतलब भारत की पुलिस या मिलिट्री, इन दोनों का संघर्ष के साथ सब चीजें मतलब एक एवरेज स्थिति में रहेगी। हम उसको बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, जैसे मैंने उत्तर दिया था, ना बहुत वर्स्ट स्थिति में कह सकते हैं। मंगल का रोल किस तरीके से हम लेते हैं, अगर सरकार ने सही तरीके से ले लिया तो इस पे काबू हो सकता है। मतलब उत्तर यही है, क्योंकि मंगल की दशा है, मंगल पुलिस भी है, मतलब वो सरकारी कंट्रोल भी हो सकता है और वो एक आतंकवादी भी हो सकता है। जी ठीक है ना, जो विस्फोट करने वाला है। और इतने देखो मोदी जी के पूरे कार्यकाल में अभी जो दिल्ली में घटना घटी है वो मंगल की दशा में घटी है। आपने देखा, जो असंभव सा लगता था, इतना मतलब बम विस्फोट की घटना हम भूल चुके थे बिल्कुल देश के अंदर कई सालों बाद। हाँ, कई सालों बाद घटना घटी। तो मैंने इसीलिए बोला कि उसके बाद पर उसी एआई ने, उसी पुलिस ने उनके एंड लोगों तक पहुंच भी गई। बिल्कुल। तो कहानी यही रहने वाली है, संघर्ष की स्थिति रहेगी। उसमें अगर मंगल को पुलिस के रूप में स्ट्रॉन्ग करते हो
तो हमारा वर्चस्व अच्छा रहेगा। तो मंगल अगर देसी भाषा में बात करें तो हनुमान जी मंगल है, नरसिंह भगवान मंगल है, अवतारों में नरसिंह और देवताओं में हनुमान जी। तो कुल और दोनों बल का प्रतीक है। तो बल किस चीज में जाएगा उस पर डिपेंड करता है। तो भारत की सिक्योरिटी को मतलब इस मंगल की दशा में वो भी चाक चौबंद होगी और वो भी कम नहीं होंगे। तो इसलिए ये एक संघर्ष की स्थिति के साथ भारत आगे चलेगा। तो देखिए, अनुपम जी का कहना है कि ये जो मंगल की दशा है ये भारत में बड़े बड़े परिवर्तन ला रही है, उसे वैश्विक जो है स्तर पर फ्रंट फुट पर ला करके खड़ा किया है मंगल ने। और जहां भारत में क्राइम्स बढ़ेंगे तो वहां कानून भी ऐसे आएंगे और यहाँ का जो पुलिस और मिलिट्री व्यवस्था है उसमें भी व्यापक सुधार होने का योग बनेगा। ये बहुत अच्छा बताया आपने। अब जाते जाते एक बात हम और करते हैं, अभी बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, असम के चुनाव होने वाले हैं, आप क्या देखते हैं इसमें? आप जानते हैं कांग्रेस जो है अब बिल्कुल एक तरह से इतना चुनाव हार गई है, वो क्या स्ट्रेटेजी, क्योंकि बंगाल में तो चुनाव में विपक्ष में कांग्रेस नहीं है, टीएमसी रहेगी, बट असम में मुख्य जो है दल कांग्रेस है वहां पर। बिल्कुल है। तो इन दो चुनावों में आप क्या स्थिति देखते हैं कि बीजेपी फ्रंट फुट पे रहेगी, वो जो है असम में अपनी सरकार रिपीट कर लेगी, वेस्ट बंगाल में वो सत्ता छीन लेगी टीएमसी से, या जस्ट इसका विपरीत भी हो सकता है? देखिए, वो मतलब महीने और साल पे डिपेंड करेगा, मैंने उस पर कैलकुलेशन नहीं की। परंतु अगर हम देखें बंगाल के अंदर देखें तो बंगाल में आज भी कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कोई है ना। ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी, उन्होंने अपनी पार्टी डाली, तो वहां पर लंबे समय तक कम्युनिस्ट सत्ता पे रहे और उसी एग्रेसिवनेस से ममता जी उसमें आई। तो बंगाल का, मैं ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बोल रहा हूँ, ज्योतिष ग्राउंड पे नहीं बोल रहा, ईमानदारी से बोलो। लेकिन हम मंगल के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल उसी में आ रहा हूँ, बिल्कुल उसी में आ रहा हूँ कि वहां पर वो ही विजय होगा जिसका उग्रता ज्यादा होगी, निश्चित रूप से, क्योंकि वो जो कम्युनिस्ट को मतलब उग्रता से ही ममता ने मतलब विनाश किया है, मतलब सोफिस्टिकेटेड तरीके से नहीं किया। अगर बीजेपी में उग्रता नहीं आई तो बीजेपी उसको ओवरकम नहीं कर सकती। ये मेरा एक अपना आकलन है, निजी आकलन है। और असम में क्या कहना चाहेंगे आप? असम का साल कब है थोड़ा बताएंगे आप? मतलब चुनाव अभी मार्च अप्रैल में लगभग होंगे दोनों ही स्टेट के, मार्च 2026 में, 2000 अप्रैल के अंदर, अच्छा दोनों में ही होंगे। तो मार्च के वक्त मैं इस पे कैलकुलेशन करके बताऊंगा, मैंने नहीं की तो मैं गलत पॉडकास्ट में नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा, पर मैं निश्चित रूप से दूंगा। अगर आप अगले बार मौका देंगे तो मैं इसका अपना आकलन ढंग का दूंगा, पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। अब जाते जाते आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि 2026 में भारत के लिए आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, अभी कई युवा लोग हैं जो अपना रोजगार में काम कर रहे हैं, कई लोगों को इनसिक्योरिटी रहती है, तो आपको क्या लगता है कि कौन से क्षेत्र जो हैं 2026 में भारत में खास करके वो ज्यादा अच्छे डेवलप होंगे, तो उनकी तरफ बिजनेस करना है, उनसे संबंधित जॉब्स में जाना ज्यादा युवाओं के लिए बेटर रह सकता है? हाँ, देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने बोला कि अगले समय का राजा बृहस्पति है। हालांकि आपको मैं बात बताता हूँ, सिर्फ राजा नहीं होता, हमारी पूरी कैबिनेट बनती है। जी, और अलग अलग दिनों के वारों के स्वामियों को उनकी कैबिनेट दी जाती है। फाइनेंस की अलग, मतलब आपकी खेती की अलग, ये पूरे पंचांग की हर साल की व्यवस्था होती है। मैं सिर्फ राजा पर केंद्रित हूँ, ठीक है ना। तो राजा बृहस्पति है, तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा का लेवल बढ़ना चाहिए और वो ही व्यक्ति मतलब सर्वाइव कर पाएगा जिसका शिक्षा का लेवल स्ट्रांग होगा, नॉलेज अच्छा होगा। आज एआई चरम पर है, तो उसने कई लोगों की नौकरियां खाई भी हैं, तो उस एआई को बनाने वाले लोगों की भी भर्ती हो रही है। जी बिल्कुल, है ना, जो उसमें इनपुट डाल सके अपने इंटेलिजेंस का। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक हिस्सा कटता है तो दूसरा हिस्सा खुलता भी है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय के अंदर जिसका एजुकेशनल बेस स्ट्रॉन्ग होगा वो व्यक्ति सर्वाइव करेगा, तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेरा अपना मतलब ज्योतिषीय आकलन है। बहुत अच्छी बात है। तो भाई, हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पर आचार्य अनुपम जोली जी आए। 2026 भारत के लिए कैसा रहेगा, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक और युवाओं के लिए उन्होंने बताया क्या क्या ध्यान रखना है। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी उन्होंने हमें बताई। उसके लिए मैं सभी दर्शकों की तरफ से अनुपम जी को जो है हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए और सबसे रूबरू कराने के लिए। और आपका जो डिविनेशन टॉक है इसी तरीके से तरक्की करे, मेरी भी आपके साथ शुभकामनाएं।